जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर तक तो बात कर चुके थे बाइनोमियल की। अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट। ये भी बहुत ही बेसिक चैप्टर है, सब चीजें आराम से समझ में आएगी। बस मैं जैसे जैसे बोलूँ उसी हिसाब से आप चलते जाना। जो जो मैं प्रॉपर्टीज लिखा हूँ उनको ध्यान में रखना है, और जो जो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे आपको ट्राई करने के लिए दूं उनको अच्छे से ट्राई करना है। फिर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? तो ध्यान से समझते हैं। तो आप सबसे पहले आज की हेडिंग बना लो। क्या है? नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, ठीक है। कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस जैसे जैसे बोलूं बस वैसे वैसे चलते जाओ, आराम से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की कैसे अपना यूज में है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास टू इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y इक्वल्स टू d1, ठीक है। a2x प्लस b2y इक्वल्स टू d2, ठीक है। अब अपन इनको सिंपलीफाई करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अक्स निकालना हो, अक्स निकालना हो तो क्या करते हैं अपन? फर्स्ट वाली इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड वाली इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a1 b2 माइनस, क्या हो जाएगा? अपन को क्या करना है? इसको एलिमिनेट करना है। तो y को एलिमिनेट करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास a2 b1 इंटू एक्स, वाई वाला कैंसिल, ये हो जाएगा d1 b2 माइनस d2 b1। कोई परेशानी नहीं। ऐसे सिमिलरली y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट को अपन a2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकंड को अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? a1 से। तो ये हो जाएगा सेकंड मल्टीप्लाइड बाई a1। तो क्या आ जाएगा अपने पास? x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा अपने पास b1 इंटू a2 माइनस b2 इंटू a1 इंटू वाई इक्वल्स टू d1 इंटू a2 माइनस d2 a1। कोई परेशानी नहीं। आई थिंक ठीक किया मैंने, ठीक है। ये अपने पास y आ गया। अब देखिए अपन जो ये वाला फॉर्मेट आया, इसको अपन ऐसे डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दो वर्टिकल लाइंस बनानी है, उसके बीच में ऐसे रखना a1 a2 b1 b2 इंटू एक्स, और राइट हैंड वाले को ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्या? d1 d2 और b1 b2। कोई परेशानी नहीं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, a1 a2 b1 b2 इंटू एक्स इक्वल्स टू d1 d2 b1 b2। कोई परेशानी नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a1 b2 माइनस b1 a2। देख लीजिए a1 b2 माइनस a2 b1, बात सेम ही है। ऐसे ही d1 b2 माइनस b1 d2, देख लीजिए। ऐसे इसको ये बात सेम ही है। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे ही काफी सिमिलर, ऐसे अपन कर सकते हैं। तो अभी तो अपने पास दो इक्वेशन थी। फॉर एग्जांपल अपने पास दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो उनको डील करना इससे बहुत आसान होता है, इसलिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। द सिंबल डेफिनेशन, द सिंबल, आज थोड़ा काफी थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। द सिंबल, सिंबल जैसे दो वर्टिकल लाइंस के बीच में से लिखा हो ए बी सी और डी, ठीक है। वेयर ए बी सी डी क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। वेयर ए बी सी एंड डी में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आर रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अपन यहाँ पे जनरली रियल नंबर्स की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख लेना इसको। द सिंबल ए बी सी डी, जो दो वर्टिकल लाइंस के बीच में भी अपन अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दें, ठीक है।
और जहाँ पे एबीसीडी कुछ भी रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इट्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये ऑर्डर इसका कितना हो गया, 2 हो गया। 2 कैसे हो गया, देखिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। डिटर्मिनेंट की एक ये कंडीशन होती है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंड इट्स वैल्यू क्रॉस डायगोनली मल्टीप्लाई करिए पहले इसको, ए वन डी माइनस सी बी, ठीक है। तो ए इंटू डी माइनस, ऐसे लिख सकते हैं बी सी, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है। ए बी सी और डी, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में इनको लिखना है, ठीक है। और जनरली इसको डेल्टा से, ग्रीक लेटर है डेल्टा, इससे अपन डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को। तो ये फर्स्ट जो वर्टिकल में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, वर्टिकल अरे भी बोल सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, जिसको अपन जनरली किससे डिनोट करते हैं, C1 से। और ये वाली अपने पास कौन कौन सी कॉलम हो गई, सेकंड कॉलम, जिसको अपन किससे जनरल डिनोट करते हैं, C2 से। और ये वाले एलिमेंट्स क्या हो गए, ये अपने पास क्या है, फर्स्ट रो, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, R1 से। ये वाले एलिमेंट्स क्या हो गए, सेकंड रो, जिसको अपन किससे लिखेंगे, R2 से। और परेशानी, जो वर्टिकल्स हैं उनको बोलते हैं अपन कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल है उन सबको क्या बोलते हैं, अपन रोज बोलते हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी अपन कुछ देखेंगे नोट पॉइंट्स। डिटरमिनेंट की सबसे फर्स्ट कंडीशन, नोट पॉइंट्स बना के लिखे, नंबर ऑफ रोज इन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे फर्स्ट तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए सेकंड, इफ ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट यदि n है, इक्वल टू यदि n है, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा, n स्क्वायर। क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, और यदि ऑर्डर n बोल रहा, ऑर्डर n बोलने का मतलब क्या हो गया कि n रोज और n कॉलम्स हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। कोई परेशानी। और यदि कोई ऐसे बोल दे कि कोई डिटरमिनेंट है उसका ऑर्डर 1 है, यदि ऑर्डर 1 बोल रहा है, ऑर्डर 1 बोल दे, इसका मतलब क्या कि उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उसके नीचे ऐसे लिख के देगा 1 क्रॉस 1, या थोरिटिकल बोलेगा कि ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है। यदि ऐसे बोल दे डायरेक्ट ए, ये तो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके नीचे सब स्क्रिप्ट में ऐसे लिख के देगा 1 क्रॉस 1, और इसका वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगा, एक के इक्वल ही हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पे दे डिटरमिनेंट ऑफ -5, जिसका ऑर्डर 1 है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, -5 के। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। अभी अपन बात करेंगे कोफैक्टर्स माइनर्स, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद में आगे बात करेंगे।
और डिटरमिनेंट की हमेशा क्या होगा, एक कोई फिक्स वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो जैसे अपन अभी टू ऑर्डर जिसका टू था वो देखा डिटरमिनेंट, अब यदि ऑर्डर थ्री हो तो वो उसका कैसे करेंगे देखिए। ये अपने पास है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसका एक्सपेंशन या इसको एक्सपेंड करने के बाद में क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले अपन इस रो के अलोंग कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा कि माइनस प्लस क्यों आ रहा है। सबसे पहले जनरली प्लस माइनस प्लस, मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन फर्स्ट रो के अराउंड ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इसलिए ये थोड़ा सा वैसे भी याद रख सकते हो, प्लस माइनस प्लस। तो इस सबसे पहले A1 उसको लेते हुए बाकी का जो भी एलिमेंट्स रह गया A1 के क्रोस्पोंडिंग रो को भी डिलीट कर दीजिए और कॉलम को भी डिलीट कर दीजिए। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए उनसे कौन सा डिटरमिनेंट बन रहा है, B2C2 माइनस सॉरी B2C2 B3C3। क्लियर, माइनस फिर सेकंड एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए फर्स्ट रो के, तो ये वाला डिलीट करेंगे, ये वाला डिलीट करेंगे, तो रिमेनिंग से कौन सा डिटरमिनेंट बन जाएगा, A2 A2 A2C2 A3C3, फिर प्लस C1 टाइम्स, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, क्या हो जाएगा A2B2, फिर आ जाएगा A3B3। ठीक है, और अपन जानते हैं कि जिसका ऑर्डर टू उसको कैसे वैल्यू निकालते हैं, डायगोनली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, B2C3 माइनस C2B3। ठीक है, माइनस B1 टाइम्स A2C3 माइनस C2A3 प्लस C1 टाइम्स A2B3 माइनस B2A3। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अपन जनरली एक्सपेंड करते हैं। अभी और भी बताऊंगा कि अपन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के क्रॉसपॉन्ड कैसे अपन एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अभी सबसे उसको देखने से पहले सबसे पहले अपन कोफैक्टर और माइनर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले माइनर की बात करते हैं। माइनर, माइनर को कैसे डिफाइंड किया गया है, फॉर एग्जांपल अपन को किसी भी फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट का अपन को माइनर निकालना है C2 का, तो उस माइनर का मतलब कि जो C2 की क्रॉसपोंडिंग अपन को माइनर निकालना, तो उसका क्रॉसपोंडिंग उसकी रो को भी डिलीट कर दीजिए और उसकी कॉलम को भी डिलीट कर दीजिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे उनसे जो डिटरमिनेंट बन रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, माइनर। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट is minor of an element of a determinant is the minor determinant, minor of an element of a determinant is the minor determinant is obtained by deleting the row and column, रो को और कॉलम को डिलीट करना है, इन विच एलिमेंट लाइज। जिस रो या जिस कॉलम में अपना एलिमेंट लाई कर रहा है उन दोनों को डिलीट कर दो, तो जो अपने पास जो डिटरमिनेंट बनेगी उसी को क्या बोलेंगे, अपन माइनर बोलेंगे। और इसको अपन ऐसे ऐसे लिखते हैं MIJ, मतलब इसका क्या हो गया, मतलब माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अपने पास कोई डिटरमिनेंट है ये वाला A1 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये अपने पास क्या है, जो ये सब प्रोटीन जो स्टार्टिंग का फर्स्ट जो अपना पास वो है नंबर, वो किसको शो करता है, रोज को शो करता है, और सेकंड वाला कॉलम को शो करता है। फॉर एग्जांपल ये A22 का मतलब क्या हो गया कि सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। A23 मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। फॉर एग्जांपल अपन को इसका माइनर निकालना है, तो माइनर ऑफ 23 वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसको डिलीट करिए और इसको डिलीट करिए, बाकी से जो डिटरमिनेंट बन रहा है वही क्या अपने पास माइनर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। A31, A32 क्लियर। वो किसी का भी निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसका निकालना है, इसका, तो इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, बाकी से जो एलिमेंट, बाकी से जो बन रहा है डिटरमिनेंट वही क्या है माइनर है, ठीक है। अब कोफैक्टर की बात कर लेते हैं। कोफैक्टर किसको बोलते हैं अपन, कोफैक्टर, कोफैक्टर को लिखते हैं अपन CIJ। ये इक्वल होता है -1 की पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ I और J। इसका मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ ith, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, अपन को उस एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है हुज ith रो, सॉरी लाइज इन ith रो एंड jth कॉलम। क्या कर रहा है वो ith रो और jth कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो उसी को क्या करना, -1 की पावर I प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के माइनर से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कुछ लिखते हैं, जैसे इसी का अपन माइनर निकाले, माइनर सॉरी कोफैक्टर CO23 मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट जिसका जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में हो, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 I प्लस जे, आई कितना 2 है, 2 प्लस 3 इंटू m ऑफ 23, तो ये अपने पास आ गया -1 की पावर 5 माइनस टाइम्स M23 जो भी आया था, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, A11, A12 और A31, A32, ये अपने पास क्या है, कोफैक्टर, क्लियर। अब आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब ये वाला अब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे माइनस क्या है। जो भी डिटरमिनेंट होता है उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स A1, B1, C1 है, उसी रो के क्या करिए, कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अपन लिखते हैं, तो वही किसके इक्वल आ जाता है, डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, यदि अपन A11 उसी के कोफैक्टर C11 से, A12 को उसी के कोफैक्टर C12 से, ऐसे प्लस A13 उसी के कोफैक्टर 13 से मल्टीप्लाई करें, तो ये किसके इक्वल आता है, डिटरमिनेंट के इक्वल आता है, ठीक है। किसी भी रो को ले लीजिए या किसी भी कॉलम्स को पकड़ लीजिए, सबके लिए सही है। जैसे फॉर एग्जांपल A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, ये भी किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट के इक्वल। सिमिलरली रो को पकड़ लीजिए या कॉलम्स को पकड़ लीजिए, कॉलम्स के लिए क्या हो जाएगा, A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31, ये भी किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। अब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो, हमेशा डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम ही आएगा, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। और यहीं पे एक चीज बात और लिख लो, ये तो समझ में आ गया, जिस रो या जिस कॉलम्स को अपन पकड़ रहे हैं उसी के अपन कोफैक्टर्स को पकड़ के उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो डिटरमिनेंट आ जाता है, ठीक है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को। अब देखिए, यदि अपने पास अपन इस रो को पकड़े और उसके कोफैक्टर्स को छोड़कर
आगे के किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स, दोनों के लिए सही है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स के कोफैक्टर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है, A11 सी फॉर एग्जांपल C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23, मतलब इसके तो अपन ने एलिमेंट्स लिए और कोफैक्टर से नेक्स्ट वाली रो के ले लिए, तो हमेशा इसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। आप करके देख सकते हैं 0 ही आएगा। या थर्ड वाली को पकड़ लीजिए, जैसे A11 C31 प्लस A12 C32 प्लस A13 C32 सॉरी 33, ठीक है, इसका भी कितना आएगा वैल्यू, 0। खुद को छोड़कर दूसरे के साथ जाओगे तो हमें से कितना आउटपुट मिलेगा, 0, हमेशा याद रखना, ठीक है। खुद पे भरोसा रखिए तब अच्छा होगा। या इसको पकड़ लीजिए, इसके किसी भी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 0 ही आएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अभी अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। ये तो बेसिक बेसिक थे जो कि अपन को सबको पता होना चाहिए, तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। पूरा प्रॉपर्टीज में लिखवाता हूँ, फिर प्रॉपर्टीज लिखिए अभी, तो फिर उन पे बेस अपन क्वेश्चंस करेंगे, तब सब चीज आराम से क्लियर हो जाएंगी। और आई थिंक साथ साथ क्लियर हो रहा होगा। अब प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि अपने पास कोई डिटरमिनेंट है, इधर देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यदि अपन किसी भी रो को उसके किसी भी कॉलम के साथ यदि अपन इंटरचेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली अपने पास रो है, उसको कॉलम बना देते हैं, जो फर्स्ट कॉलम उसको रो बना देते हैं, और यदि इसका वैल्यू डिटरमिनेंट का डेल्टा है तो डेल्टा ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि अपन रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 A2, यहाँ पे आ जाएगा B2 B3, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा A3 और यहाँ पे, ठीक है, C2 और यहाँ पे C3, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी को भी चेंज कर लीजिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही प्रॉपर्टी लिखिए, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ a determinant are interchanged then value of determinant remains same, ठीक है। सेकंड, आई थिंक समझ में आ गया होगा। यदि सेकंड देखिए, यदि फर्स्ट रो और सेकंड रो को यदि इनको आपस में इंटरचेंज कर दे, ठीक है, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगा, माइनस टाइम्स इसके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3, ठीक है। यदि अपन आपस में कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दे, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज होता है सिर्फ साइन के साथ,
डिटरमिनेंट की वैल्यू पे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे साइन उल्टा हो जाता है, मतलब जो प्लस का वो माइनस का हो जाता है, ठीक है, वैसे साइन से चेंज होता है। इफ एनी टू रोज या कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, then value of determinant changed by its, the value of determinants change by its साइन ओनली, सिर्फ साइन के साथ ही चेंज होता है, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है, यदि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है, आइडेंटिकल होने का मतलब सबके सब एलिमेंट्स क्या हो जाए आपस में, मतलब A1 A2 के इक्वल हो जाए, B1 B2 के इक्वल, C1 B3 के इक्वल, तो उस केस में क्या रहेगा कि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, अपने आप ही जीरो, देखते ही। यदि कोई भी दो या कोई भी दो कॉलम्स या कोई भी दो रोज आपस में आइडेंटिकल हैं, तो हमेशा उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, then वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि कोई भी रो या कोई भी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स के सबके सब एलिमेंट्स जीरो हैं, तो हमेशा उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स of any one row or column are equal to zero, then value of determinant कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। then value of determinant कितना होगा, जीरो होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, if all the elements of any one row or column can be written as sum of two terms of the determinant can be written as sum of two determinant, ठीक है, इसको समझते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये अपने पास कोई डिटरमिनेंट है जो कि है A1 प्लस D1 B1 C1, A2 प्लस D2 B2 C2, A3 प्लस D3 B2 B3 C3, ठीक है, ये अपने पास डिटरमिनेंट है। तो अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अपन किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अपन एडिशन फॉर्म में अपन लिख सकते हैं टू डिटरमिनेंट की फॉर्म में। कैसे, इसका मतलब ये किसके इक्विवेलेंट हो गया कि जो अपने पास फर्स्ट कॉलम्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब दो डिटरमिनेंट में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस, अब ये वाला क्या हो रहा है, D1 D2 D3, तो यहाँ पे आ जाएगा D1 D2 D3 B1 C1 B2 C2 B3 C3, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, ऐसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पहले वाला केस तो आपको समझ में आ गया। अब यदि ऐसा लिखा हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अपन ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे ये ऐसे, उसको आगे वाले अपन कॉलम्स को चेंज नहीं करना, उसको ऐसे कैसे रखना है, E1 E2 E3। अपन सबसे पहले फर्स्ट इसको
दो डिटरमिनेंट फॉर्मेट में अपन लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसमें क्या जाएगा, यहाँ पे भी E1 आएगा, यहाँ पे E2 आएगा, यहाँ पे E3 आएगा। अब अपन इनको ऐसे लिख सकते हैं, अब ब्रेक करके कैसे, ये वाले तो ऐसे कैसे A1 A2 A3, अब ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, अब ये E1 वाले आ जाएंगे A1 A2 A3 E1 E2 E3 C1 C2 C3, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ये वाला फिर और अपन एक्सपेंड कर देंगे प्लस करके, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि कैसे अपन एडिशन फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स if all the elements of any one row or column can be written as sum of two determinant if all the elements of any one row or column can be written as sum of two determinant if all the elements of any one row or columns can be written as the sum of terms आना चाहिए, sum of two terms, then determinant can be written as sum of two determinant। आई थिंक बात समझ आ गई अपन को, तो ये समझ में आना चाहिए लिखने से क्या ही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है यदि अपने पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स में यदि दो टर्म्स का सम लिखा हुआ है तो उनको अपन ब्रेक करके उसको दो डिटरमिनेंट के सम में भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यदि अपन किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होता है, के टाइम्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये अपने पास डिटरमिनेंट है, ठीक है। यदि अपन इसको ऐसे लिख दे K1 टाइम्स ऑफ A1 K1 टाइम्स ऑफ B1 K2 टाइम्स ऑफ C1, ऐसे ही K2 टाइम्स ऑफ A2 K2 टाइम्स ऑफ B2 K2 टाइम्स ऑफ C2 K3 टाइम्स ऑफ A3 K3 टाइम्स ऑफ B2 B3 K3 टाइम्स ऑफ C3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अपन ने फर्स्ट रो में K से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो में K2 से, C3 में, थर्ड रो में K3 से, तो इसका वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 टाइम्स ऑफ डेल्टा। कोई परेशानी नहीं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स में यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी उसी कांस्टेंट के टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो आप सब सिक्स्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ ऑल द एलिमेंट्स of any one row or column, ठीक है, be multiplied by a real number k, ठीक है, then value of determinant becomes
के टाइम्स। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, पहले मैं समझाता हूं उसके बाद में इसको लिखवाते हैं। ये अपने पास कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अपन इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को अपन रिप्लेस कर सकते। फॉर एग्जांपल ये अपने पास रो नंबर 1 है, ये अपने पास रो नंबर 2 है, ये अपने पास रो नंबर 3 है। तो अपन रो 1 को अपन चेंज कर सकते हैं, आगे की कोई भी रो उसी को किसी भी कांस्टेंट का मल्टीपल से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन R1 को अपन चेंज करना चाहते हैं, R1 सेकंड वाले में अपन लैम्डा टाइम्स ऑफ R2 से मल्टीप्लाई करके ऐड, और थर्ड को म्यू से मल्टीप्लाई करके R3 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अपन R1 में ऑपरेशंस लगा रहे हैं जिसमें क्या है कि R1 में लैम्डा टाइम्स ऑफ R2 ऐड करना है, मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, मतलब लैम्डा टाइम्स A2 लैम्डा टाइम्स B2 लैम्डा टाइम्स ऑफ C2 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ R3। म्यू टाइम्स ऑफ R3 का मतलब क्या हो गया, म्यू इंटू A3 म्यू इंटू B3 म्यू इंटू C3 रेस्पेक्टिव। जो फर्स्ट रो है उसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट अपन सब, सॉरी जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट जो एलिमेंट्स है उनको रेस्पेक्टिव एलिमेंट सेपरेट करना है ना। इसमें मतलब क्या हो गया A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A2 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ A3। ठीक है, आप बात समझ में होंगे। तो ऐसे अपन ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है, तो वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी के बारे में अपन लिख लीजिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if each term of any one row or column be added और सब्ट्रैक्ट अपन कर सकते हैं, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, बाय द सेम मल्टीपल ऑफ corresponding elements of any other row or column, ठीक है, then value of determinant does not change। देखिए इसमें किस चीज का ध्यान रखना है, if each term of any one row or be added or subtracted by the same multiple of corresponding elements of any other rows, ठीक है। जैसे अपने पास ये डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, ये अपने पास डिटरमिनेंट है, कोई परेशानी नहीं। अपन फर्स्ट रो में अपन कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी रो या कोई सा भी, कॉलम्स के लिए तो कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, रो है तो रो के लिए रो ऐड कर सकते हैं। उसको खुद में कुछ भी चेंज नहीं करना। यदि फर्स्ट रो में अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं और यदि फर्स्ट रो को अपन ने किसी से मल्टीप्लाई कर लिया, फॉर एग्जांपल लैम्डा टाइम्स ऑफ R1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ R2, कुछ भी करो आगे, तो इसमें तुम फर्स्ट वाली रो में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं उसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, उससे पहले उस कांस्टेंट से पहले बार डिवाइड करना है, ऐसे अपन डायरेक्ट नहीं लगा सकते। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। यदि अपन फर्स्ट रो में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल R1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ R2 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ R3, कोई परेशानी नहीं होगी, ये ठीक है। अपन R2 में अपन ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या, R2 प्लस फॉर एग्जांपल K टाइम्स ऑफ R3। लेकिन अब R3 में तुम ऑपरेशन लगाने के R1 प्लस 2 तो कुछ भी कर लो,
जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट k1 टाइम्स ऑफ r2, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाला गलत कैसे हो गया कि सर अभी ये क्यों नहीं लगा सकते? ये इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि R1 ऑलरेडी चेंज हो चुका है और R2 भी चेंज हो गया। यदि R3 को R1 प्लस K1 टाइम्स ऑफ R2 आपको रिप्लेस करना है तो पहले जो डिटर्मिनेंट बना उनको चेंज करने के बाद में पहले उसको लिखिए, उसके बाद में ये वाला ऑपरेशन अपन लगा सकते हैं। अदरवाइज यदि इसमें लगाने चले गए तो ये ऑपरेशन नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और आप सोच रहे हो सर मैं तो ऐसे करूंगा, सर मेरे को तो ऐसे ऑपरेशन लगाना है कि मैं पहले वाली फर्स्ट रो को पहले तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड को म्यू से और थर्ड को फॉर एग्जांपल के से मल्टीप्लाई करके फिर ऑपरेशन लगाऊंगा। सर क्या ये गलत है? सर ये करने से पहले यदि R1 में यदि ऑपरेशन लगा रहे हो उसी को अपने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये ऑपरेशन लगाने से पहले लैम्डा से पहले डिवाइड कर लेना। यदि ये गलती कर दी तो गलत हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा अपन को? बार 1/लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन ठीक है। और यदि आप लैम्डा से नहीं कर रहे हो तो फिर मिस्टेक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से लिख लेना इस चीज को। जिस रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उस रो में आगे के कोई भी रो हो या कॉलम्स हो उसके सेम मल्टीपल से अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, कोई खास परेशानी नहीं होगी। वैसे इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हो गई हैं। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स आएंगे उनकी बात करेंगे, फिर अपन और क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हो गई हैं। तो एक छोटा सा और मैं पॉइंट बता देता हूँ, यदि अपने पास से ये वाला कोई डिटरमिनेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स है और इसका वैल्यू कुछ 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 है। ठीक है, ठीक है, तुम लिख लो। ठीक है, इसमें यदि एफ ऑफ ए इक्वल टू रखने पर 0 आ जाता है इसका वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस ए क्या होगा, उस डिटरमिनेंट का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। क्लियर? कोई परेशानी नहीं, बस कोई है खास रॉकेट साइंस नहीं है। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और देखेंगे, कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट्स हैं उनका बात करेंगे और उसके बाद में फिर अपन देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कोई भी परेशानी हो समझने में तो डिस्कस कर सकते हैं, और जो जो मैंने पॉइंट्स आपको समझाया उसको ध्यान से समझना है, अपने आप ही काम हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।